नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में PYQ क्वेश्चन सीरीज। इसमें हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सरस्वती में प्रकाशित या सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों का वर्णन करते हुए उनमें से 3 कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में चुना है। वह 3 कहानियाँ कौन सी है? यहाँ पर पर्याय दिए हुए हैं। इंदुमती जो किशोरीलाल गोस्वामी की है, प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की है, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की है, पंडित और पंडिताइन यह गिरिजा दत्त वाजपेयी की है, और दुलाई वाली यह बंगा महिला की है। इसमें जो पर्याय जो देखते हैं वह पर्याय है यहाँ पर जो पहली कहानी के रूप में शुक्ल ने चुना है। तो पहली इंदुमती जो 1900 में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की, दूसरी है 11 वर्ष का समय जो खुद रामचंद्र शुक्ल की है, और दुलाई वाली जो बंगा महिला द्वारा लिखित कहानी 1907 में प्रकाशित है। इसके बाद इसके बारे में पढ़ते हैं। और रामचंद्र शुक्ल इंदुमती 1900 को हिंदी साहित्य की पहली कहानी, यानी रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती कहानी को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानी है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पटेस्ट का छायानुवाद माना है शुक्ल ने। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प की विधि की दृष्टि से आचार्य शुक्ल द्वारा, यानी लक्ष्मी नारायण लाल ने जो शुक्ल द्वारा रचित कहानी थी 11 वर्ष का समय जो 1903 में प्रकाशित थी, वे हिंदी की पहली कहानी, यानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की पहली कहानी किसने माना है? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने माना है। राजेंद्र बाला घोष जो थी उसका यहाँ जो थी बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला नाम से जानी जाती है, और हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार जो है वह बंगा महिला या राजेंद्र बाला घोष है। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं। और राम की शक्ति पूजा कविता की इन उक्तियों को कविता में आने, यानी सही क्रम में पंक्तियों को लगाना है। किसमें? राम की शक्ति पूजा कविता में आई हुई पंक्तियों को। तो उसमें जो है, इसमें है देखो, हे अमानिशा उगलता गगन धस अंधकार, केवल जलती मशाल, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय सत्याभाषण, अन्य जिधर है उधर शक्ति है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। यह जो है राम की शक्ति पूजा में आई हुई पंक्तियों का सही क्रम है। इसके बाद जो है यह निराला की कविता है, और ये निराला ने 1936 में रचित महाकाव्य है। उपजीव्य बांग्ला यानी यह जो राम की शक्ति पूजा है वह राम की शक्ति पूजा उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है, यानी कृतवास रामायण के आधार पर लिखी हुई है राम की शक्ति पूजा। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इसमें तो निराला की जो कृतियाँ है वह है सरोज स्मृति 1935 को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है, यानी हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत या पहला शोक गीत यह सरोज स्मृति को माना जाता है, जो निराला की रचना 1935 में प्रकाशित है। अभी निराला की अन्य रचनाएं देखते हैं। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अनिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950 तथा सांदे काकली 1969। यह जो है यह निराला की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा बाजार नाटक में आई नज्म, यानी आगरा बाजार नाटक में आई नज्म जो भी पंक्तियां है उन गज़ल की पंक्तियों को, नज्म की पंक्तियों को पहले से यानी क्रम में लगाना है। तो यहाँ लगाएंगे हम इसको। एक मिनट। तो यहाँ पर है, जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोज की मुश्किलात, होता है बागबों से हर हक बाग, नियाब वह बाग किस तरह न लूटे और न उजड़े आहा। अगली पंक्ति है, वह सुन के बोला बाबा खुदा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते।
अगली पंक्ति है, रोटी न पेट में हो, रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जन्नत न हो, मेली की सैर ख्वाहिश हो, भागो चमन न हो। यानी पेट में रोटी है तो सब कुछ है। कपड़े किसी के लाल है, रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल है, रोटी के वास्ते। यह जो है आगरा बाजार नाटक, यह हबीब तनवीर जी का नाटक है और यह 18वीं सदी में सदी के भारतीय शायर नज़्म के पितामह जो नज़ीर अकबराबादी की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए या उनके आधार पर लिखा हुआ यह नाटक आगरा बाजार है। अभी हबीब तनवीर की अन्य जो नाट्य कृतियाँ है वह देखते हैं। मिट्टी की गाड़ी 1958, शतरंज के मोहरे 1954, लाल मोहरत राय 1954, गांव का नाव, ससुरा मोर नाव दामाद 1973, चरणदास चोर 1975 आदि हबीब तनवीर जी के महत्वपूर्ण नाटक हैं। अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा जो है एक टोकरी भर मिट्टी किस लिए ले जाती है झोपड़ी से, तो वह चूल्हा बनाने के लिए। जो उसकी पोती खाना नहीं खाती और वह समझती है कि यदि इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाकर उसका मैं चूल्हा बनाऊँ तो वह मेरी जो पोती है वह खाना खाने लगेगी। इसलिए वह जो विधवा महिला है वह झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाना चाहती है। यह माधवराव सप्रे की कहानी है जो 1901 में प्रकाशित भारत मित्र में प्रकाशित थी। अगला प्रश्न है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, इस गीत में प्रयुक्त काव्यांश नहीं। यानी जो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, इसमें कौन से गीत या कौन से काव्यांश जो है वह प्रस्तुत नहीं है, यह हमें देखना है। तो यहाँ पर जो है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, इस गीत में प्रयुक्त कथ्यांश में आत्मदीप चांदनी नहीं है, बल्कि आधर भी हूँ, किस्मत की चांदनी भी हूँ, अखंड सुहागिनी भी हूँ, सुनहनी दामिनी तथा कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। यह काव्यांश प्रयोग हुआ है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, यह कविता महादेवी वर्मा की नीरजा काव्य संग्रह में संकलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संकलनों में राम कुमार वर्मा कृत काव्य संकलन, यानी इसी यहाँ पर जो एकांत संगीत, अंजना, सतरंगिनी, चित्ररेखा, एकलव्य, इसमें से जो है संपादित किताबें हैं और यह संपादित किताबों में से राम कुमार वर्मा की कौन सी संकलन किताबें हैं यह हमें पहचानना है। तो यहाँ पर जो है वह है अंजनी 1930, यह राम कुमार वर्मा ने संकलित की हुई है। उसके बाद चित्ररेखा 1935, यह भी संकलित की हुई है। और उसके बाद है एकलव्य 1958, यह 3 किताबें जो है राम कुमार वर्मा ने संकलित की हुई है। यहाँ पर देखते हैं राम कुमार वर्मा के अन्य संकलन, यानी राम कुमार वर्मा के जो काव्य संकलन है वह देखते हैं। अंजलि 1930, चित्ररेखा 1935, एकलव्य 1958, आकाशगंगा, अभिशाप, रूपराशि, चंद्र किरण, हिमहास, निशीथ, जौहर, चित्तौड़ की चिंता आदि। जबकि एकांत संगीत यह 1939 में प्रकाशित है। तरंगिनी 1945 और मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, यह हरिवंश राय बच्चन की कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में जाते हैं, तो यह संगीत का कार्यक्रम देखने के लिए जाते हैं मेहमान रात्रि में। और मेहमान जो लड़की है वह दिल्ली के एक कॉलेज में अध्यापिका है, पढ़ाती है और वह एक लेखक का चिरंजीव, उसके साथ वह संगीत कार्यक्रम में जाती है और उस लड़की का नाम जो है वह है कृष्णा नाम है, याद रखिए। यहाँ पर यह जो है विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित यह निबंध है। विद्यानिवास मिश्र के अन्य निबंध है चितवन की चाह 1953, हल्दी धूप 1955, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, मैंने सील पहुँचाई 1967, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974, भ्रमरानंद के पत्र 1981, यह जो है विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
जन्म के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से यानी निबंधकारों का सही क्रम पहचानना है। तो यहाँ पर जो है वह है सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में होता है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907, विवेकी राय का जन्म 1924 और कुबेरनाथ राय का जन्म 1933। यानी कहा जाए तो पहले सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विवेकी राय, कुबेरनाथ राय, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पर कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है यह पहचानना है। तो मारवाड़ी यह अजमेर में बोली जाती है। हड़ौती यह कोटा में बोली जाती है। ढूंढानी यह जयपुर में और मेवाती अलवार में बोली जाती है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों का निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को पहले से यानी इतिहास ग्रंथों को जो पहले से इतिहासकार और इतिहास ग्रंथों को पहले से बाद में लगाना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, पहला जो है वह है यहाँ पर पहला द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यह आता है। उसके बाद आएगा ये FE के हिंदी हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर यह आएगा। ये हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर यह आएगा दूसरे नंबर पर। और उसके बाद यह आएगा कि यह शुद्ध हिंदी साहित्य के 80 वर्ष आएगा। और फिर उसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह अंतिमता आएगा। अब इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। यहाँ पर जॉर्ज ग्रेसन द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर हिंदी लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यह 1888 में प्रकाशित हुआ है। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में प्रकाशित हुआ है। रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1930 में प्रकाशित हुआ है। और शिवदान सिंह चौहान का हिंदी साहित्य का 80 वर्ष 1954 में प्रकाशित है। और गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह 1965 में प्रकाशित हुआ है। यह क्रम इतिहासों का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई है और कौन सी पंक्ति किस कहानी की है पहचाना है हमें। यहाँ तक है, कल तक जो खद्दर भी न पहने थे बात बात पर कांग्रेस का मजाक कर उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेसी बन गई। यह जो है राही कहानी का है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी है, उस कहानी का यह कथन है। यहाँ पर देखते हैं, ऐसे ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। यह जो पंक्ति है यह पंक्ति कोशिका घटवार कहानी की है। और उसके बाद यहाँ पर अगला है, किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे लिपटे रहना, यह भी गलत है। यह जो है परिंदे कहानी की कथन है। परिंदे कहानी का है। यह कौन सा है देखते हैं। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा वो भवसागर की तरंगों पर स्थिर होना कब है। यह जो है यह कानों में कंगना कहानी का है, जो राधिका रमान प्रसाद सिंह की कहानी है, कानों में कंगना। यह हमने देखा है। तो यहाँ पर जो है अभी देखते हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद में, यानी परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उसके प्रकरण जो लगभग 42 प्रकरण है, उस प्रकरणों के सही क्रम हमें पहचानना है। कौन से, तो 41 प्रकरण है। तो यहाँ पर उसके नाम दिए। पहला है सौदागर की दुकान, दूसरा है अकाल में अधिक मास, तीसरा है संगीत का फल, चौथा है मित्र विलाप, पांचवा है विषयासक्ति, भले बुरे की पहचान, सावधानी होशियारी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख,
बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पिए। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर सूरा अथवा शराब। उसके बाद स्वतंत्रता और सोचाचारी, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, संशय, प्रामाणिकता, हृदय से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर। उसके बाद है सहामी पुरुष इत्यादि। यह जो है परीक्षा गुरु के भाग है। अभी यहाँ पर देखते हैं झूठा सच उपन्यास से यह सवाल है। झूठा सच उपन्यास के पहले खंड वतन और देश में भोला पांडे की गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी के कार्यकर्ताओं के नामों का सही क्रम। तो यहाँ पर जो है ईश्वर और ज्ञान देवी, यह क्रम सही है। जो यहाँ पर इसके बारे में पढ़ते हैं, झूठा सच यह यशपाल का उपन्यास है और यशपाल का ये 2 भागों में है। पहला भाग 1958 में प्रकाशित है, जो इसका नाम है वतन और देश। दूसरा भाग 1960 में प्रकाशित है और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। यह झूठा सच उपन्यास के 2 भाग हैं। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र, अभी झूठा सच उपन्यास के प्रमुख पात्र देखते हैं। तारा, जयदेवपुरी, कनक, गील। तारा जो है जयदेवपुरी की बहन रहती है। कनक जो है जयदेवपुरी की पत्नी होती है। गील जो है कनक का मित्र है और गील कनक से प्रेम भी करने लगता है। डॉक्टर नाथ उपन्यास के अंतिम भाग में डॉक्टर नाथ के साथ तारा का विवाह हो जाता है। नैयर जो है वह कनक का जीजा है तथा कांता का पति है। सूद जी यानी ये सूद जी जो है वह जयदेव का दोस्त है तथा कांग्रेसी नेता है। सोमराज पर सर्वप्रथम जो है तारा का विवाह सोमराज से हो जाता है। फिर रावत, इसाक जो है कमाल प्रेस का मालिक रहता है और बाद में जयदेवपुरी हो जाता है। असद, प्रधानमंत्री यह जो है काल्पनिक पात्र है। यशपाल प्रगतिवादी विचारधारा के उपन्यासकार है। यशपाल ने प्रगतिवादी उपन्यास लिखे हैं और यशपाल के उपन्यास है दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे और तेरी मेरी। उसके बाद यह यशपाल के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थांक में कुल कितने दृश्य है? तो यहाँ पर 14 दृश्य है। चंद्रगुप्त नाटक में जो चतुर्थांक है इसमें कुल 14 दृश्य है। यहाँ पर उसके नाम देखेंगे दृश्यों के। चतुर्थांक में 14 दृश्य है। इनके नाम है मगध में राजकीय उपवन, कल्याणी, पथ के राक्षस और सुहासिनी, परिषद ग्रह, प्रकोष्ठों में गुप्त चंद्र का प्रवेश, प्रभात राज मंदिर का एक प्रांत, सिंधु तट पर्ण कुटीर, कपिशा में एलेक्सो या राम मंदिर, पथ में रामगुप्त और सैनिक, ग्रीक शिविर, युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहरण, शिविर का एक अंश, पथ में सावर्टियशन और मेगस्थनीज, दांडायन का तपोवन, ध्यानस्थ चाणक्य, राजसभा। यह जो है इसके नाम है। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थांक में जो भी दृश्य है उन दृश्यों के नाम है। अभी चंद्रगुप्त नाटक के जो पात्र है वह पात्र देखते हैं। इसमें है चंद्रगुप्त, चाणक्य, शकटार, सिंहरण, अंबिक, राक्षस, प्रवर्तक, सिलुकस, कार्नलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका। यह जो है चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र हैं। चंद्रगुप्त नाटक के मुख्य पात्रों में जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक है। यहाँ पर सज्जन, राजश्री, विशाखा, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। यह जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक है। जयशंकर प्रसाद का यह चंद्रगुप्त नाटक जो है वह नाटक 1931 में प्रकाशित हुआ है। अभी यहाँ पर कथन है, यह जो यूनिट 10 का क्वेश्चन है, यह जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र ही होती है, एक पक्ष, एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है।
यह वाक्यांश निम्नलिखित में से किस रचना के बारे में स्वयं लेखिका ने कहा है? तो यह एक कहानी यह भी जो मन्नू भंडारी की आत्मकथा है उसके बारे में लेखिका ने उसके भूमिका में कहा है। अगला प्रश्न है, जिंदगीनामा उपन्यास में किन कविताओं और गीतों का उपयोग हुआ है? तो जिंदगीनामा उपन्यास में किन कविताओं और गीतों का उपयोग हुआ है? तो यह कृष्णा सोबती का उपन्यास है जिंदगीनामा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, यह एक जिंदगीनामा में आई हुई पंक्ति है। अव्वल अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, के नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी की घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भगत कबीर। यह एक पंक्ति आई हुई है। उसके बाद देखते हैं और कौन सी आई है। न मैं आरबी ने, न मैं लाहौरी, न मैं हिंदी शहर नागौरी, न मैं हिंदू तुर्क पिशोरी, न मैं रहेदा बीच नंदोदा, मुल्ला 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 की है जाने कौन। कृष्णा सोबती की उपन्यास है यहाँ पर। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के, दिलो दानिश और समय सरगम, यह कृष्णा सोबती के उपन्यास है। अभी अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। यह स्थापना और तर्क का प्रश्न है। गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में 5 मील का अंतर है। बिल्कुल सही है, 5 मील का अंतर है। गोदान उपन्यास में जो बेलारी और सेमरी नामक जो गांव है, इन दोनों गांव में 5 मील का अंतर है। यह बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञानी नहीं है कोल्हू है। यानी वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं है, वह कोल्हू है। यह कथन ओमकारनाथ का है। यह बिल्कुल गलत कथन है। यह ओमकारनाथ का कथन नहीं है, यह मेहता का कथन है। यह मेहता का कथन है। जो वह मेहता का कथन है, मेहता गोविंदी से कहता है। अभी प्रेमचंद के अन्य उपन्यास तथा उसके पात्र देखते हैं। रंगभूमि उपन्यास के पात्र सूरदास, सोफिया, विनय प्रभु, सेवक, यह है ताहिर अली, राजा महेंद्र कुमार सिंह हैं। अभी सेवा सदन उपन्यास के पात्रों में सुमन, गजाधर, भोली, कृष्णचंद्र, शांता, पद्म सिंह, यह सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं। कर्मभूमि उपन्यास के पात्रों में सुखदा, रेणुका, नैना, लाजा, शकरकांत, अमरकांत, यह हैं। कायाकल्प उपन्यास के पात्रों में यशोदानंद, चक्रधर, ब्रजधर, रानी देवी प्रिया, यह है। और प्रेमाश्रय उपन्यास के पात्रों में प्रेम शंकर, ज्ञान शंकर, मनोहर, बलराज, प्रभाशंभर, दयाशंभर, यह पात्र है प्रेमाश्रय। अभी गबन उपन्यास के पात्रों में रामनाथ, देवी दीन, इंद्रभूषण, जालपा, रतन, जोहरा और रामेश्वरी, यह गबन उपन्यास के पात्र हैं। अगला पढ़ते हैं। अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति की शुद्ध प्रभुत्व, शुद्ध प्रकृत रूप से उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है देखते हैं। तो यह कथन जो है, यहाँ पर यह कथन, उसमें एनटीए ने इसका उत्तर नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर है। तो यह कथन जो है, यह कथन यार्ड्स का है और जो विकल्प में नहीं था। अगला है, संस्कृति और सौंदर्य में आए कथनों को पहचानिए। यानी संस्कृति और सौंदर्य नामक जो निबंध है, इसमें कौन से कथन आए हुए हैं? यह नामवर सिंह का निबंध है, संस्कृति और सौंदर्य। इसमें जो है अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय, यानी संस्कृति के 4 अध्याय में यह जो है, इसने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नामवर सिंह ने केंद्र में रखकर लिखा हुआ है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा है। प्रसाद ने रहस्यवाद निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक नामवर सिंह हैं। नामवर सिंह की प्रमुख कृतियाँ भी, नामवर सिंह की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियों में
छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद। कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है और दूसरी परंपरा की खोज के इसमें नहीं दूसरी परंपरा की खोज के इसमें मुक्तिबोध है। एक मिनट। और पोंगी बनकर घूमना उसके लिए इतना ही सहज था जितना बांसुरी बजा लेना। इस कथन में पोंगी शब्द का अर्थ क्या है? तो पोंगी का शब्दार्थ होता है बौद्ध साधु। यह आवारा मसीहा से यह कथन था। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधायुग नाटक के संबंध में कथन है। अभी अंधायुग नाटक में कौन से कथन आए हुए हैं और उसके संबंधित कौन से यह हम देखते हैं। तो यहाँ पर है, देखो, धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। यह कथन सही है। उसके बाद है इस नाटक का घटनाकाल महाभारत के 18वें दिन की संध्या को लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक है। यह भी सही है। उसके बाद है दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। यह भी सही है। उसके बाद यहाँ पर जो अंधायुग नाटक के अंक है उसके नाम देखते हैं। बहुत बार पूछे हैं परीक्षा में। तो पहला अंक का नाम है कौरव नगरी, द्वितीय अंक का नाम है पशु का उदय और तृतीय अंक का नाम है अश्वत्थामा का अर्धोसत्य। यहाँ पर जो है अंतराल होता है पंख पहिया, ये इस नाम से जो है यह अंतराल है यहाँ पर। फिर चतुर्थ अंक का नाम है गांधारी का शाप, पंचम अंक का नाम है विजय क्रमिक आत्महत्या और समापन का नाम है प्रभु की मृत्यु। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए हुए हैं। यहाँ पर नागार्जुन की कविताओं के कथन हैं। नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है। अगला कथन है शाप भरा तन प्रजातंत्र। यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मरती की है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो है दोनों कथन हमारे असत्य हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त तथ्य है। यानी राजभाषा, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है, यह हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है देखेंगे, यहाँ पर है राजभाषा संसदीय समिति का गठन 1976 में हुआ है। उसके बाद विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम राजभाषा कहलाती है। भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को अनुच्छेद 344 एक के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन आदेश जारी किया है। उसके बाद है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। मान्यता प्राप्त हुई है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद या प्रावधान है, याद रखिए। अगला प्रश्न है असाध्य वीणा जो आगे की कविता है 1961 में प्रकाशित। यह असाध्य वीणा कविता में आई निम्न उक्तियों को या संवादों को कविता में आए आधार पर पहले के बाद में यानी सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसका। सबसे प्रथम प्रियवत जो है वह राजमहल में आता है और राजमहल में आने के बाद वह कहता है, राजन मैं तो कलावंत हूँ, नहीं शिष्य साधक हूँ। यानी वह कहता है कि मैं वीणा नहीं बजा, मैं तो एक कलावंत नहीं हूँ, मैं कोई शिष्य साधक नहीं हूँ जो मैंने साधना प्राप्त की है वीणा बजाने की। तो फिर वह कहता है, किंतु मैं तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। यानी यह वीणा से कहता है, प्रियवत वीणा से कह रहा है कि मैं तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ। फिर हाँ मुझे स्मरण है बदली क्रोंद पंक्तियों पर वर्षा बूंद की टप टप। यानी वह कहता है कि उस किरीट पेड़ से कहता है कि मुझे याद है कि किस तरह तुम्हारे पत्तों पर वर्षा बूंदों की टप टप पड़ी थी। मुझे ओट दे दे ढक ले छा ले
ओ शरण ने, यानी फिर वो किरीट पेट से कहता है कि मुझे अपने शरण में ले, मुझे अपने गोद में ले। वो प्रार्थना करता है, याचना करता है। वह अंतिम है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था सोए शून्य में। यानी फिर वह अंतिमता जब ईना जब झंखरित हो जाती है, ईना की ध्वनि उमड़ आती है, तब वह अंतिमता इस पंक्ति के आधार पर कहता है कि मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मैंने किस प्रकार इस वीणा को साधा है, मैं तो खुद सोए में डूब गया था, ऐसा वो कहता है। इस प्रकार यह पंक्तियों का सही क्रम है। यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की कृति है। यहाँ पर आगे की अन्य कृतियाँ है भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावड़ा आहेरी और आंगन के पार द्वार। यह जो है आगे की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर हम तो यहाँ पर धातुसेन का कथन कौन सा है? यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था, बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया। यह धातुसेन का कथन है। कुमारगुप्त का कथन कौन सा है? युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अविनाशक है। स्कंदगुप्त का कथन है, हृदय की बातों राजनीतिक भाषा में व्यक्त, हृदय की बातें राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। पर्णदत्त का कथन है, राजनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। यहाँ पर चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, और जयशंकर प्रसाद के नाटकों को विषय वस्तु यानी जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विषय वस्तु जो है वह है ऐतिहासिक है। और चंद्रगुप्त के अन्य नाटक है सज्जन, करुणालय, परिणय, राजश्री, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। यह जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में, यानी मुक्तिबोध की जो अंधेरे में कविता है उसमें ऐतिहासिक पात्र कौन कौन से आए हैं वह हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है बुद्ध आया है, तिलक और गांधी, यह 3 पात्र आए हुए हैं मुक्तिबोध के ऐतिहासिक। अभी यहाँ पर अगला प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो यह कोलंबिया विश्वविद्यालय से और बम्बई विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रेमचंद घरमे के अनुसार सत्य कथन है। अभी प्रेमचंद घरमे के अनुसार कौन कौन से कथन सत्य है जो शिवरानी देवी का है? शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद पत्रिका में छपी थी, बिल्कुल सही है। साहस कहानी का प्रकाशन 1924 में हुआ था, यह भी सही है। प्रेमचंद की कहानी मोटे राम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया था, यह भी सही है। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की जीवनी है जिसको राम प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा है, यह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उसके यहाँ शमशान होते ही नहीं है। तो यह कथन जो है शिवमूर्ति निबंध का है, शिवमूर्ति निबंध में आया हुआ यह कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर पंक्तियाँ जो है वह पंक्तियाँ कौन से काव्य संग्रह की, यह पहचानना है हमें और हम पहचानेंगे। विवशता किससे कहूँ, किससे आपने कहूँ, जननी क्यों बन बन बहु कातर। यह प्रिय प्रवास की है, और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है जो 1914 में प्रकाशित हुआ है, और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। स्नेहहीन तारों के दीपक शून्य शून्य थे तरु के पास, यह प्रथम रश्मि की पंक्ति है, और प्रथम रश्मि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। उसके बाद धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है, यह सतपुड़ा के जंगल की पंक्ति है जो भवानी प्रसाद मिश्र का है। नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है शीतल, यह उर्वशी की पंक्ति है, और उर्वशी जो है वह रामधारी सिंह दिनकर का है। उसके बाद उर्वशी प्रेमचंद
जयशंकर प्रसाद की भी एक उर्वशी रचना है, वह चंपू काव्य है। ये एक गीति काव्य के रूप में है। अभी यहाँ पर देखते हैं, अमुक के अनुसार कामायनी की कथा दृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों की सहायता ली है। तो यहाँ पर है ऋग्वेद षट्पद योग, यानी यह यहाँ पर देखते हैं हम अमुक के अनुसार कामायनी की कथा दृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य, उपनिषद तथा ऋग्वेद आदि पुस्तकों से सहायता प्राप्त की है। कामायनी की भाषा का महाकाव्य, यानी कामायनी जो है हिंदी भाषा का महाकाव्य है। यह छायावादी युग का सर्वोत्तम प्रतिनिधि महाकाव्य माना जाता है। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। उसके प्रथम सर्ग का, यानी कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचना देखते हैं, उर्वशी जो चंपू काव्य है, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, चित्रधारा, झरना, आंसू, लहर, यह जो है जयशंकर प्रसाद के अन्य काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यह जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं का सही क्रम पहचानना है हमें। और यह जो है यह पहला जो इसका सही क्रम, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं, यह प्रथम खंड है जो 1969 में प्रकाशित हुआ है। उसके बाद 10 द्वार से सोपान तक यह द्वितीय खंड है। उसके बाद है एक मिनट, हम यहाँ पर देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं प्रथम खंड 1969 में प्रकाशित है। नीड का निर्माण फिर 1970 में प्रकाशित है। बसेली से दूर यह तीसरा खंड 1978 में प्रकाशित है। और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित है। अगला देखते हैं, भारत खंडामृत और आबे हयात नामक कॉलम से हिंदी उर्दू का पत्र किसने निकालता है। यानी भारत खंडामृत और आबे हयात नामक कॉलम से हिंदी उर्दू का पत्र किसने निकाला था। तो यह जो है पंडित बंशीधर ने निकाला था। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के बारे में उपयुक्त सही कथन है। तो ब्रह्म समाज के बारे में कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर है, ब्रह्म समाज की अंतर्वस्तु मूलतः सामंतवाद और उपनिवेशवाद से समर्थक थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में हुई थी, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, यह सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में हुई थी। ब्रह्म समाज पुनर्विवाह के समर्थन करता है, यह भी सही है। देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसने, देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को सक्रिय रखने के लिए भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, इंसान जिंदा किस लिए रहता है। इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला। यह कथन परिंदे कहानी में किसका है। तो यह कथन डॉक्टर मुखर्जी का है, जो 1960 में प्रकाशित कहानी है, निर्मल वर्मा की। अनामोल सीए ने इसको नई कहानी माना है। यहाँ पर परिंदे कहानी के पात्र देखते हैं, डॉक्टर मुखर्जी का कहना है यह। और परिंदे कहानी के पात्र जो है वह मिस वुड, ह्यूबर्ट, लतिका, सुधा, जूली, यह पात्र है। और निर्मल वर्मा की अन्य कहानियां हैं, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, यह जो है निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह जो है धरती धन्ना अपना उपन्यास के पात्र है, इसको हम सम्मिलित करेंगे। यानी यहाँ पर धरती धन्ना अपना के पात्र माँ, यानी यहाँ पर लच्छो जो है प्रीतो की माँ है, जीतू की माँ निहालनी है, ज्ञानों की माँ जस्सो है, दलीपा की माँ हुकुमा है। यह जगदीश चंद्र द्वारा लिखित नाटक उपन्यास है धरती धन्ना अपना, जो 1972 में प्रकाशित है। इसमें प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में जगदीश चंद्र ने पंजाब के दो आब दलित जीवन का यानी दलित जीवन का, पंजाब प्रांत के दलित जीवन का चित्रण किया हुआ है। और इसमें जो है घोड़ेवाहा गांव का नाम आया हुआ है।
ने जगदीश चंद्र माथुर के अन्य उपन्यास जो है वह है यादों के पहाड़, आधा फूल, कभी न छोड़ो खेत, टूटा लाट, घास गोदाम, लाट की वापसी। अगला प्रश्न देखते हैं कि राहुल सांस्कृत्या ने हिंदी काव्य धारा की भूमिका में आदिकाल के किस कवि को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है? तो स्वयंभू को माना है। गोदान के अनुसार वीमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवादन, यानी जो गोदान उपन्यास में वीमेंस लीग में जो भाषण हुआ था मेहता का, उसके विचारों का किसने विरोध किया था? तो वहाँ जो है इसके सरोज ने इसका विरोध किया था या प्रतिवाद किया था। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतों को अपने घर में कौन पनाह देता है? तो वह जो है रमजान की माँ राजो देती है। यह 1975 में प्रकाशित तमस उपन्यास है जो भीष्म सानी द्वारा, नहीं, यह 1973 में प्रकाशित है और 1975 में तमस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह 1973 में लिखित भीष्म सानी का उपन्यास है। अगला देखते हैं प्रश्न, यह नाटक इस अर्थ में समकालीन है, समकालीन नाटक है, यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उनका ही अधिक कहने की गुंजाइश नहीं है। अंधेर नगरी के नाटक के बारे में यह कथन किसका है, किस आलोचक का है? तो यह कथन जो है यह सत्य प्रकाश मिश्र द्वारा कहा हुआ अंधेर नगरी के बारे में कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह अंधेर नगरी यह 1881 में प्रकाशित भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। प्रहसन प्रकार है और भारतेंदु के अन्य नाटकों में वैदिक हिंसा, हिंसा न बहुती, विषय विषमोधम, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप, यह जो है भारतेंदु के नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आओ, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ अष्टछाप की किस कवि की है? तो यह जो है नंददास की पंक्ति है। नंददास के जो गुरु थे वह विट्ठलनाथ थे, विट्ठलनाथ के शिष्य थे नंददास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद घरमे के अनुसार किस पत्रों के खर्चे उठाने के लिए प्रेमचंद बम्बई फिल्म कंपनी में काम करने के लिए किस पत्र का खर्च उठाने के लिए? तो यहाँ पर जागरण और हंस पत्रिका को चलाने के लिए और उसका खर्च हंस की जमानत करने के लिए, इसके लिए वह बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में या कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं प्रेमचंद। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।